Good morning, students. Welcome back to our KVP e-learning. In today's class, we will learn about our first chapter, that is the first chapter of civics, that is economic development. Right. So, in this chapter, we will see that what is the economic development of our country. Chalo, let's open our textbooks. तो बच्चे लोग क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो अगर हम देखें पहले तो वर्ड ये पूरे टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक यानी आर्थिक, राइट, एंड डेवलपमेंट यानी कि हमारा हम कितने डेवलप्ड हुए हैं, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। सो लेट्स रीड इट आउट इन आर चैप्टर कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस chapter and why are we learning this chapter, right? So, every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material and pleasure. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पूरी materialistic life जीना चाहते हैं, right? The life की उनकी इतनी sustainable, इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि they are getting each and every facility. But मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोजी रोटी खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं. फॉर दीज for these people who are called poor, physical pleasure, well-being or resting is an imagination only. यानी कि जो बंदे गरीब हैं उनके लिए फिजिकल प्लेजर्स यानी एसी में बैठना, कार्स में घूमना, राइट, सिंगल ऑर्डर पे सब चीज़ें अवेलेबल होना, ये एक खाली एक ड्रीम बन के रह गया है. आराम करना, ये सारा उनके लिए क्या है, एक इमेजिनेशन ही है. हाउ इज द सिचुएशन ओरिजिनेटेड, ऐसी सिचुएशन उनकी आई ही क्यों, और ऐसे सिचुएशन से हम बाहर कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे. So, economic development. In today's modern world, every country is trying to achieve development, right? You know that India is a developing country. उस तरीके से अगर देखा जाए तो हर कंट्री अपने आप को डेवलप करने के प्रोग्रेस में आगे दौड़ रही है. But the development is not confined to economic development only. It is the process of a social change having many phases. Development इसका मतलब ऐसा नहीं सिर्फ economic development, बहुत सारे social changes भी आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, राइट, लीगल चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं. तो डेवलपमेंट हर तरीके से देखा जाता है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिक डेवलपमेंट है से हम किसे कहते हैं, जहाँ पे हमारी जो नेशनल इनकम है, कंट्री की नेशनल इनकम है, वो कंटिन्यूसली हमें कैसी दिखनी चाहिए, इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स constant increase in national income of the country. See over here, constant increase in national income of the country. Then the second over here given is increase in per capita income. What is per capita income? So per capita income is the income of a person who is contributing to the national income. And the third is improvement in the living standard of a person. नाउ किन चीज़ों पे हम डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलप, पहला तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, फिर हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, और तीसरा कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, यानी जीने का तरीका भी डेवलप हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द national income. By dividing the total income of the country with total population of the country, we obtain per capita इनकम. सी क्या दिख रहा है कि हम नेशनल इनकम को जब टोटल इनकम से डिवाइड करते हैं, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है पर कैप. मैंने जैसे बताया कि एक बंदा, जो भी बंदा अपने इनकम को नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, उसकी पर पर्सन कितनी इनकम हो रही है, दैट इज पर कैपिटा इनकम. वाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटी. अब लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि उनके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर ये 5 चीज़ें अच्छे से अवेलेबल है, तो वी से दैट दे आर हैविंग अ गुड, दे आर एंजॉइंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेल.
Now, dear students, because of increase in national income, the per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grain, cloth, electricity, education, health centers, shelters, etc. Right? इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो पब्लिक की इनकम भी बढ़ रही है, साथ में उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन्स है, अच्छे क्लोथ्स पहन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, राइट। उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, अच्छे मकान है रहने के लिए। सो द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड इजीली इन द बेटर वे एज कंपेयर टू द पास्ट के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत अच्छे से इंडिया में ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिली है। सो वी मस्ट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो हमें दिख रहा है कि यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है और डेवलपमेंट क्या है? So the ordinary sense, economic progress as well as economic development, both the word shows an increase. दोनों में यही दिखा रहा है कि हमारी जो भी है वो एक बेटर वे में हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। बट देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दे आर एज फॉलोज। अब देखो दोनों में क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर प्रोसेस की बात करें तो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्वांटिटेटिव यानी कि उसमें दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यू कैन नॉट काउंट इट। Economic development is the first stage, with economic progress in the stage after economic development. What does this sentence mean? Economic development is the first stage, while economic progress is the stage after economic development. यानी कि एक बार आप economic development कर चुके हो, उसके बाद आपका progress start हो रहा है. According to the changes taking place in economy, on the basis of new research in economy, increase in production in economic development. नाउ इकोनॉमी दूसरे अगर हम देखें कि इकोनॉमी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि नए नए रिसर्च आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है. तो दिस कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Because of research in hybrid seeds in agricultural sector, there are many fold increase in agricultural production. This shows economic development. What does this show? An economic production, economic development. Why? Because there is an increase in the agriculture sector due to after the green revolution. On the other side, when there is increase in the agricultural production, because the increase in agricultural land, it is called economic progress. नाउ अब अगर हमें देखा जाए कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो हम इसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. थर्ड अगर हम देखें, इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, सो द डिफरेंस कैन बी इजीली सीन बिटवीन द डेवलप्ड नेशंस एंड द डेवलपिंग नेशंस, राइट. Increase in national income of developed countries is called economic progress, while the increase in national income is of developing country is called economic development. Now, the countries who have already developed are said to be are having economic progress, right? Whereas अब जो डेवलपिंग हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है. फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. Now, economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income. As World Development Report of 2004 of World Bank countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. Now, what does this sentence tell us? It tells us about the difference of developed countries and developing countries. And on which basis they are separated. So they are separated on the basis of per capita income. हमें कैसे पता चल रहा है कि which country is developed or which is developing? So as per the per capita income, right? Now, World Report states, World Report of 2004 of the World Bank states that the country who has less than $735 per capita income are categorized as developing economy.
यानी जिसकी इनकम $7,735 पर कैपिटा इनकम है, जिसकी या उससे कम है, सो द कंट्री इज सेड टू बी डेवलपिंग। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब कैसी कंट्रीज को हम डेवलपिंग कंट्री में गिनेंगे, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, लेस पर कैपिटा इनकम national income of developing country is less while population growth rate is high। अब देखो ऐसे देखा जाए तो नेशनल इनकम कैसी है, एकदम लेस है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी उसी साथ में ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसी साथ में ज़्यादा है। सो द पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो। तो बट ऑब्वियस है कि पर कैपिटा इनकम लो है, क्योंकि कंट्री को डेवलपिंग है या डेवलप्ड है किस बेसिस पे गुना गया है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, राइट। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर पर कैपिटा इनकम अगर कम हुआ तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हुई होगा, क्योंकि नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है पर फिर भी साथ में पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कंपेयर में अगर नेशनल इनकम कम हो रही है, पॉपुलेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली कि पर कैपिटा इनकम कम ही है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो जो डेवलपिंग कंट्री, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अगर पॉपुलेशन रेट डेवलपिंग नेशन का अगर ज़्यादा है तो वो डेवलपिंग ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो कितना भी आगे बढ़े उसकी पॉपुलेशन भी साथ में उतनी ही बढ़ रही है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशंस। अब जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे कैसा होता है पॉपुलेशन रेट ग्रोथ हाई कितना होता है, तो कहा गया है कि 2%। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। क्या होता है मेन ऑक्यूपेशन यहाँ का? एग्रीकल्चर। जैसे आपको पता है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में और यहाँ के इस चैप्टर में भी आगे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में देखा था कि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी वो मेनली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, राइट। सो मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। So the contribution of agriculture in national income is less than about 26%, right? तो टोटल इनकम में से 26% अगर एग्रीकल्चर दे रहा है तो ये कंट्री कैसी है? डेवलपिंग है। तो इसी बेसिस पे अगर हमने ये पहले 3 पॉइंट देखे तो ये पहले के तीनों की तीनों पॉइंट इंडिया से रिलेट करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यस। यहाँ पे जो पीपल है वो कैसे होते हैं, जो रिच है वो रिच होते हैं एक्सट्रीमली, और जो पुअर है वो पुअर। इन यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा सा भी आपको दिखेगा नहीं। 20% of rich people of the country share 40% national income, where the poorest 20% share 10%। अब जो 20% रिच पीपल है वो 40% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर कर रहा है, और जो 20% जो गरीब है वो खाली 10% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उनका पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रिच का है वो ज़्यादा हाई होगा, वेयर एज जो पुअर का है वो बहुत कम होगा। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप काम करना चाहते हो, आप काम कर सकते हो, फिर भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है देन यू आर सेड टू बी एन अनएम्प्लॉय, राइट। So the unemployment may be counted as an important feature because per capita income कम हो रहा है। जो बंदा अगर काम ही नहीं कर रहा, if he is not earning, then how is he going to contribute in per capita income, right? So in this country the ratio of unemployment is more than 3% of total labor। total labor में से यहाँ पे 3% कैसे होंगे? unemployed होंगे। In these countries, different types of unemployment has been seen: seasonal and disemployment, disguised disemployment, industrial unemployment and etc. Moreover, the period of unemployment is very long। अगर देखा जाए तो इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सपोज अगर हम एग्रीकल्चर में ज़्यादातर अगर इन्वॉल्व है तो एग्रीकल्चर के हम 12 मंथ्स करेंगे? नहीं, इट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, राइट। अगर हम देखा जाए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप देखते हो कि बार बार सुनते होगे कि बार बार कंपनीज ने अपने स्टाफ को चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो दिस ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज पुअर्टी। गरीबी जो है बिलो पुअर्टी लाइन डिसाइड करे, जहाँ पे प्राइमरी बेसिक नीड्स जो होती है, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एंड एजुकेशन में जो देखते हैं, तो अगर उसे ये नहीं मिल रहा पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, दो ही इज कंसिडर्ड टू बी पुअर।
और अगर वो डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे पोवर्टी कितना होगा, 1/3 उसकी टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 पब्लिक तो ऐसे ही होगी जिसे रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ नहीं मिल रहा. Next is dual economy. The economy of developing country is based on dual or mixed system. On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. On the other side, cities have been developed and are having very modern industries. नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, प्रोसेस बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, और एक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं. यस, यहाँ ये हम इंडिया में देख रहे हैं, क्योंकि आज भी अगर हम अगर गांव की तरफ देखें तो दे आर लिविंग अ पुअर लाइफस्टाइल. उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एकदम लो है. वो कैसा, ओल्ड मशीन्स, बेकार सी लाइफ जी रहे हैं. वेरेज जो सिटीज़ में रह रहे हैं वो एकदम मॉडर्न इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, एकदम अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ डेवलपिंग कंट्री कि यहाँ पे हर कोई एक जैसा नहीं है. इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है वो बहुत इनसफिशिएंट है, यानी कि अगर अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है तो वो भी हर किसी के लिए एक्सेसिबल है नहीं. ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी इनसफिशिएंट है. कम्युनिकेशन भी इनसफिशिएंट है, जहाँ पे है वहीं पे है, नहीं है तो वहीं पे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी सेम अगेन. रूरल और अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत difference has health facilities, banking are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. Obviously, form of international trade. The structure of foreign trade of developing country is different. These countries mainly export agro product and farm product as well as mineral ores. ये कैसे ये products को डेवलपिंग कंट्रीज किस टाइप के एक्सपोर्ट्स में बिलीव करती है, एग्रो प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं, या फिर फार्म प्रोडक्ट्स, राइट, और थोड़े बहुत मिनरल ओर्स. So this type of product have less demand and low rate. So less income is gained by exporting these goods. While imports include industrial products and machinery. और जैसे हम एक्सपोर्ट कर, हमारी इनकम किस में से होनी चाहिए, एक्सपोर्ट में से, राइट. यानी हम जो चीज़ें बाहर बेचने भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो हम सिर्फ बेसिक यूज़ की जैसी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है या फिर फार्म बेस्ड मिनरल बेस्ड ही भेज रहे पा रहे. वेरेज हम बाहर से ला क्या रहे हैं, तो अच्छे अच्छे बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, अच्छी अच्छी मशीनरीज को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जिसका आने का खर्चा ज़्यादा हो रहा है पर जो बेच रहे हैं उससे हमें इनकम कम हो रही है. सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स एन improper balance in our economy. Now, economic and non-economic activities. Which activities are considered as economic and which are considered as non-economic? The best example I'll tell you is कि आपके घर पे मम्मी रोटी बनाती है, राइट. सो अगर आपके घर पे रोटी मम्मी आप लोगों के लिए बना रही है तो दैट इज़ एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट अगर वही रोटियाँ मम्मी बेचने के लिए बना रही है तो दैट एक्टिविटी इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से हमें कोई चीज़ों को अगर एक्सचेंज करने से इन रिटर्न हमें कोई मॉनिटरी रिफंड मिल रहा है, कोई मनी मिल रहा है, तो हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. वेरएज जो काम हम लव अफेक्शन की वजह से कर रहे हैं उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे थे. एक एग्जांपल मैंने मम्मी रोटी बनाती है उसका दिया. दूसरा एग्जांपल हम नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड कहते. तो अगर मम्मी आपको खुद को लाड प्यार दे के देखभाल कर रही है तो नॉन इकोनॉमिक. लेकिन अगर वही स्टेज पे अगर मम्मी किसी और के बच्चों का ध्यान इन आया बन के दे रही है तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी कैसा है, तो उसको वेराइड ऑक्यूपेशन की वजह से 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. अब जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या होता है, तो वो उस एक्टिविटी से बिलोंग करता है जो डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हुए उसे कुछ कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ठीक है. तो ये सारा हमारे कैटल रियरिंग है, रॉ मटेरियल्स के साथ कोई भी अगर आप लेना देना कर रहे हैं तो दैट इज़ योर प्राइमरी एक्टिविटी. बिकॉज आप वो क्या कर रहे हो, आप प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली जो नेचर से मिल रहा है
उससे आप वर्कआउट कर रहे हो। सेकेंडरी सेक्टर वो है जो प्राइमरी सोर्स को एक अलग तरीके से प्रोडक्शन करके यूज़ करता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्रीज वगैरह है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। तो ये सारा जिसमें हम बड़े से बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं, प्राइमरी में बल्कि ऐसा नहीं होता, राइट। द सर्विस सेक्टर, ये सेक्टर ऐसा है जो हमें एक टाइप की सर्विस देता है, जैसे कि ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, जो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी को सेक्टर की चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो हेल्प आउट करता है या फिर उसे सेल करने के लिए कोई यूज़ आउट करता है, तो वो है हमारा सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों की एक लगातार स्टोरी बताती हूँ मैं, ठीक है। एक बंदा वीट ग्रो कर रहा है। क्या ग्रो कर रहा है? वीट। तो दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। अब एक जीनिंग मिल, क्या, एक फ्लोर मिल वाला उसे आटा बना के बेकरी वाले को बेच रहा है, तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट, सेकेंडरी सेक्टर। एंड सर्विस सेक्टर, अब बेकरी वाला हमें डायरेक्ट ब्रेड प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। Normally, the primary sector dominance is developing country. Primary sector contributes the most in employment generation and national income. तो सबसे ज़्यादा national income में contribute तीनों sectors में से कौन सा करता है? Primary sector. Whereas the rise in economic development is not significant only with the help of primary sector. In comparison to secondary sector, if we talk about, that contributes high in the economic development. नेशनल इनकम ज़्यादा हमारी प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छा रोल किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपको, अगर आप कॉमर्स फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई चीज़ें चाहिए, राइट। तो वो कौन सी चीज़ें? पहला तो जगह चाहिए, तो लैंड, कैपिटल दैट इज मनी, लेबर दैट इज मैन, एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज द बिजनेस इटसेल्फ, राइट, द पर्सन हु इज द एंड नाउ लैंड गेट्स रेंट, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चे लोग, इसमें नहीं दिए, हमेशा याद रखना है कि लैंड गेट्स रेंट, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, लेबर गेट्स, व्हाट डज लेबर गेट? वेजेस और इनकम, एंड एंटरप्रेन्योरशिप गेट्स प्रॉफिट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चे लोग, लिख लो बुक में अगर याद नहीं रह रहा है तो। नाउ लेट्स सी द फोर लैंड। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो कहीं पे भी आप फैक्ट्री डालो तो क्या हवा में फ्लोटिंग डालोगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कर रहे हो तो क्या वो हवा में प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, बट ऑब्वियसली एक लैंड पे करेंगे। सो इट इज द नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। दूसरा है कैपिटल। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत है। अगर आप मशीन्स ला रहे हो, अगर आप कोई भी मटेरियल जिससे आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए आपको पहली चीज़ जो है वो मनी लाना होगा। जैसे लैंड एक नेचुरल टूल था, वैसे कैपिटल एक मैन मेड है, राइट। देन इज द लेबर, यानी इंसान खुद। बिना इंसान का तो मशीन्स भी काम नहीं करेंगे, राइट। हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो ये डिजिटल वर्ल्ड को पहले तो डिजिटलाइज किया किसने? मैन ने। उसे वर्क करने के लिए भी उसके पीछे तो कोई मैन ही है ना। सो आप कितनी भी अच्छी मॉडर्न मशीनरीज की टेक्नोलॉजी की यूज करो, लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन। देन इज एंटरप्रेन्योरशिप। हर चीज सिर्फ लैंड से या लेबर से, कैपिटल से नहीं होती। अब जो बंदा ये सारी चीज़ों को एक साथ लाता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर यानी कि वो बंदा जो ये बिजनेस कर रहा है, या फिर जो बंदा ये सारी चीज़ों को एक साथ ला के एक नया प्रोडक्शन स्टार्टअप कर रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रोसेस जहाँ पे लेबर, कैपिटल एंड लैंड की वजह से कोई प्रॉफिट मिल रहा हो रिटर्न में, वो प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और जो बंदा
वो चीज़ों को लाता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब हर जगह पे सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल मिलेगी नहीं। एक चीज़ हमने अगर देखी हो तो ह्यूमन नीड्स जो है, हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, नीड्स भी नहीं, ह्यूमन नीड्स तो बहुत लिमिटेड है, 5 में ही खत्म हो रही है। पहले तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही था, अब हेल्थ एंड एजुकेशन भी जा रहा है उसमें, राइट। लेकिन अगर आगे की हम बात करें तो हमारी वॉन्ट्स है, एक बार हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद हम किस चीज़ की आशा रखते हैं? ऑब्वियसली वॉन्ट्स की। सो अंटिल एंड अनलेस आवर वॉन्ट्स आर नॉट फुलफिल्ड, हमारे डिजायर्स भी कंप्लीट नहीं होंगे, तो हमारी वॉन्ट जो है वो अनलिमिटेड है, राइट। और जो हमारे पास रिसोर्स है उसे पूरे करने के लिए वो हमेशा लिमिटेड। इफ वी टॉक अबाउट अ पुअर तो उसके पास भी रिसोर्सेज की कमी है, एंड इफ वी टॉक अबाउट अंबानीज उसके पास भी रिसोर्सेज की कमी है। सो द नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, राइट। किसी भी कंट्री, कितनी भी अच्छी और रिच कंट्री क्यों ना हो, उसके पास भी रिसोर्सेज की कमी तो है ही। सो देर विल बी ऑलवेज स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसके पास रिसोर्स की कमी है। कोई कंट्री के पास लैंड नहीं है, कोई कंट्री के पास लेबर नहीं है, किसी के पास मनी नहीं है, राइट। सो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हर कंट्री के पास हो और वो भी अनलिमिटेड फॉर्म में, ये पॉसिबल है नहीं। सो इसी अगर ऐसे ही देखा जाए तो हर कंट्री को इसी तरीके से फेस करना पड़ रहा है सिचुएशन फॉर द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ये अफेक्ट, 4 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें दिखाता है कि क्यों हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है हमारे पास। तो पहला है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स ही इतनी है कि एक ख़त्म करो तो दूसरी झांकती है, दूसरी ख़त्म करो तो तीसरी झांकती है, राइट। तो किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। उसके सामने इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो हमारे लिए पहले इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत कम है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो हम पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी देख के। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स, तीसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने कम है कि हमें उसका देख देख के बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ रहा है। और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके भी बहुत सारे अल्टरनेट यूजेस अवेलेबल है, राइट। जैसे हम बात करें कि कोल, तो पहले अगर हम कोल की हमारे पास नेसेसिटी कितनी है? चारों हम देखो, ये चारों टॉपिक के बेसिस पे करते हैं। अनलिमिटेड वांट है हमारे पास, हमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा चाहिए कि हम कोल से खाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं? नहीं, तो दैट इज़ आवर अनलिमिटेड वांट ऑफ कोल। अब टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, अब कभी कभी हम कोल को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्स, कोल इतना ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और अल्टरनेटिव यूज़ भी उसके हैं। हमारे पर्सनल यूज़ तो होते हैं, साथ में हम उसे रेलवेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, फायरवुड की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो एक रिसोर्स के बहुत सारे अलग अलग अब अगर देखा जाए तो यूजेस होते हैं। So, in the above mentioned condition, distribution of agro production is done in such a way that they satisfy maximum possible demands. Now, allocation of resources. Now, किस तरीके से आप resources को हर तरीके में हर जगह पे अवेलेबल करवा सकते हो? तो कहा गया है कि every nation tries to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources. नेशन क्या ट्राई करती है कि अपनी डेवलपमेंट को स्पीडी करने के लिए अच्छे से अच्छे रिसोर्स को अवेलेबल करवाती है। तो अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन इन 2 ways, मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशल सिस्टम। बोथ द सिस्टम आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। बाय मैंगलिंग बोथ सिस्टम मेनी अदर मेथड्स हैव डेवलप्ड। एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स वन और द अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ना 2 सिस्टम इंडिया में है, एक मार्केट मैकेनिज्म है और एक सोशल सिस्टम, जहाँ जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो मार्केट सिस्टम की तरीके से कैसे? तो देखते हैं। जो कंट्रीज लाइक जापान एंड अमेरिका हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट प्रोसेस। इन लोगों ने कैसे किया है? मार्केट सिस्टम की वजह से। इसे हम कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्स एलोकेशन है वो प्रॉफिट स्कोप को देख कर किया जाए, यानी कि कैसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है
वो देख के हम आगे अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं. In the system, production and its related activities profit as its center. वो कैसे होते हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होते हैं. पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट. सिर्फ वही इंडस्ट्रीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो. मार्केट इज कम्प्लीटली फ्री इन द सिस्टम. यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी काम करेगी नहीं. कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मार्केट सिस्टम. जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी मार्केट में उतनी ज़्यादा उनकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और वो इतना ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे. क्योंकि ये नए नए रिसर्च के रिलेटेड है, तो नए नए रिसर्च होने की वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है. अब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उनकी डेवलपमेंट जो है कंट्री की वो भी इंक्रीज हो रही है. Thus, the competition control and of the whole market, like the invisible land, as the state does not interfere in the system, it is also known as free economy. इसे free economy क्यों कहा गया है? क्योंकि गवर्नमेंट में इसकी कोई इंटरफियरेंस होती नहीं है. फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. ना मार्केट मैकेनिज्म की क्या क्या फीचर्स है, तो हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आइदर इंडिविजुअल को ओन किया हुआ था और ओन्ड बाय प्राइवेट. प्रॉफिट इज एट द सेंटर. ये लोग मैक्सिममली क्या देखते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जस्ट टू गेन अ हाई प्रॉफिट. कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑफ चॉइस. ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा है ऐसी मार्केट्स में, राइट. तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से हर कोई बेस्ट दे रहा है, तो बेस्ट दे रहा है जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को. तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने चॉइस की गुड्स को कंज्यूम कर सकें. बिल्कुल भी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इसमें दिखता नहीं है. रिसोर्स को किस डिस्ट्रीब्यूशन पे बेसिस बांटा जाता है, कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो प्रॉफिट के बेसिस पे. जिसके पास ज़्यादा प्रॉफिट जा रहा है उसके पास मुनाफा ज़्यादा जा रहा है, राइट. फिर है इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन एंड वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड. प्राइस मैकेनिज्म यानी कि अगर हम जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, उतना खर्चा हमारा कम होता जाएगा, राइट. अब जितना खर्चा मैं कम कर रही हूँ, तो अगर मेरा खर्चा कम हो रहा है बच्चे लोग, तो मेरा जो पर यूनिट की जो खर्चे हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. तो इसे हम और उसकी इकोनॉमिक डिसीजन यानी उसकी प्राइस कितनी रखी जाएगी ये भी डिपेंड करती है, उसकी प्राइस मैकेनिज्म को देख के ध्यान में रखा जाता है. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं मार्केट मैकेनिज्म के? तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम. क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती, पब्लिक में एक इकोनॉमिक फ्रीडम रहती है. रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू इट्स ग्रेटेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर, राइट. जितना ज़्यादा हम रिसोर्स से हम ले सकते हैं उतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो हाई प्रोडक्टिविटी करने के लिए और हाई प्रॉफिट अचीव करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ रहा है. नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे कंपटीशन काटने के लिए, राइट. अब अगर कोई बेनिफिट्स है तो कोई लिमिटेशंस भी ज़रूर है. तो अगर ऐसे देखा जाए तो क्या क्या लिमिटेशंस है? बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कमोडिटीज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड और रिड्यूस. अब ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलेगा? जो चीज़ें ज़्यादा डिमांड में, तो डिमांड में कौन सी चीज़ें होगी? लग्जरियस कमोडिटीज, उसी में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. बेसिक नेसेसिटीज, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आप एसी का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें मुनाफा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ नीडल्स, राइट. तो जो बेसिक नेसेसिटी की प्रोडक्शन है वो कम होती जाती है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड. अब क्योंकि बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो नेचुरल रिसोर्स को आप क्योंकि वो अबेंडेंट में मिल रहे हैं तो आप उसे वेस्ट करते हुए यूज़ करोगे. नॉलेज को लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड. यानी कि जो कंज्यूमर्स को नॉलेज ही नहीं है एज अ कंज्यूमर कौन से कैसी क्वांटिटी है और क्या प्राइस है, तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है. अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम,
देर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, ऑब्वियसली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। नाउ मोनोपोली की और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी फियर हमेशा रहेगी, क्योंकि हर कोई नया नया लाने की सोच रहा है। अगर वो नया लाने की सोच रहा है तो ही उसमें उसकी मोनोपोली मेंटेन रहेगी, राइट? So there will be always fear of monopoly. Next, the other system is socialist system. Now, socialist system originated because of limitation of failures of market system. Countries like Russia and China have achieved fast economic progress due to socialist system. क्यों? क्योंकि वो मार्केट सिस्टम के फेलियर थे, यानी कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन से ज़्यादा किस में बिलीव कर रहे थे? तो एक मार्केट सिस्टम से अगर एकदम अपोजिट देखा जाए तो सोशलिस्ट सिस्टम में स्टेट मशीनरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ सारे रिसोर्सेज प्रोडक्शन के जो है वो कौन ओन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय द स्टेट। सब कुछ किसके हाथ में होता है? स्टेट। ऑल द डिसीजंस पर्टेनिंग टू production, investment, resources, distribution, production, distribution, etc. are taken and looked after or taken care of the requirement are done by the mentality of the society. सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें को देखा जाता है। सोशलिस्ट सिस्टम रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज द सेंटर। ये क्या सोचती है? प्रॉफिट से ज़्यादा ये ऐसा सोचती है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है, पब्लिक की सिर्फ इकोनॉमी के साथ साथ उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो सोशल मेंटालिटी को ध्यान में रख के, सोशल फैक्टर को भी ध्यान में रखते ये लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। पे सोशलिस्ट सिस्टम है, वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होगा, कितना होगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस रिसोर्स के थ्रू होगा, ये सारी चीज़ें कौन ध्यान में रख के करता है? गवर्नमेंट। So labor are paid according to the ability and according to the work done by them. तो लेबर्स को भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फेस करना पड़ेगा? नहीं, जिसने जितनी मेहनत की है या जिसने जितना काम किया है उसे उतना ही रिटर्न में पे मिलेगा। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। सो रिसोर्सेज, यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिसोर्सेज कौन ओन करता है? स्टेट। यहाँ पे स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? ऑब्वियसली स्टेट। प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है ये ऐसी कंट्रीज। कैसी ओरिएंटेड है? दे बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड द लेबर्स आर पेड बाय गवर्नमेंट। द नेक्स्ट थिंग विच वी विल सी ओवर हियर बच्चे लोग इज एब्सोल्युटली कि उसके बेनिफिट्स दिख रहे हैं हमें। कैसे बेनिफिट्स दिख रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एक प्रॉपर आइटम, यानी कि गवर्नमेंट क्योंकि दिखा रही है, उसे पता है कि हमारी कंट्री में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ लग्जरियस भी नहीं और सिर्फ बेसिक नीड्स की भी नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन किया जाता है। फिर ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है जहाँ पे रिसोर्स को वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी इनकम और इनकी प्राइस वगैरह डिसाइड करती है, कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में चल रहा है। तो यहाँ पे जो इनकम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पुअर्टी का तो कोई सवाल ही नहीं आएगा। और यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी चीटिंग किया जाएगा नहीं। ऑब्वियसली इतना सारा अगर वो सोशल वेलफेयर में बिलीव करता है तो उसके बहुत सारी लिमिटेशंस भी होगी। तो लिमिटेशन उसकी सबसे पहली ऐसी होगी कि एज अ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, तो उनमें जो मोटिवेशन होता है, जैसे हमने कैपिटलिस्ट में देखा कि उनको प्रॉफिट, पैसा ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट में पब्लिक इंकरेज और मोटिवेटेड नहीं रहेगी, कंपटीशन ही नहीं रहेगा, तो वो लोग नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ये दूसरा लिमिटेशन। तीसरा रहेगा कि इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पे दब के रह जाएगी। एंड द फोर्थ लिमिटेशन इज बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ द स्टेट देयर इज द फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके, सो हमने लिमिटेशन एज वेल एज बेनिफिट्स दोनों देखे, दोनों सिस्टम के। नाउ कहा जाता है कि एवरी कंट्री हैज़ एवरी कंट्री के एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। आप कुछ भी करो, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे तो कुछ साथ में
डिसएडवांटेजेस भी दिखेंगे ही साथ में। तो बच्चे लोग आपको ये दोनों सिस्टम की लिमिटेशन एज वेल एज बेनिफिट्स फीचर्स के साथ याद रखने हैं। The next topic is mixed economy. Now, the country like India uses mixed economy. Mixed economic system attempts at removing limitation of market system and socialist system and tries to assimilate it in a good element of both system. यानी कि दोनों सिस्टम की जो लिमिटेशन है वो निकाल दिए जाते हैं क्योंकि दोनों का मिक्सचर मिलता है यहाँ पे। Mixed economy is such type of economic system in which public and private sector coexist and both the sectors do not work as a competitor. Rather they work as a complementary to each other. यानी दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं होते लेकिन एक दूसरे का सहारा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। जैसे कि अगर कार की प्रोडक्शन हो रही है तो कार को चलाने के डीजल और पेट्रोल भी चाहिए तो कोई उसमें डील कर रहा है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री यानी इन द सेंस कि एक चीज़ को चलाने, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जैसे कि शू मुझे पहनना है तो शू तो बिना सॉक के तो पहन नहीं सकती, तो एक सॉक्स का भी प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। दो सॉक्स में कम प्रॉफिट मिल रहा है, शू में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हमें ये नहीं सोचना है कि किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन, मुझे क्या करना है, मुझे यही करना है कि उसके साथ दोनों चीज़ें चल सके, राइट। So there is an individual or a private ownership in agriculture, trade, small consumer good industry, etc. While the basic key areas like heavy industry, factory producing, defense material, railway, electricity, road irrigation, etc. owned by the state. अगर हम प्राइवेट एंटिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, तो ये सारा प्राइवेट के हाथ में रहने देते हैं। जो है बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, डिफेंस मटेरियल यानी कि वॉर के लिए जो यूज़ किए हुए डिफेंस मटेरियल, रेलवेज है, ये सारा हम गवर्नमेंट के हाथ में रहने देते हैं, तो दोनों का काम इजीली चल सकता है, राइट। इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री। पूरा कंट्रोल भी नहीं रखेगा गवर्नमेंट और पूरा फ्रीडम भी नहीं देगा। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के हाथ में है तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, एज वेल एज रिसोर्स को भी यूज़ नहीं हो, खर्चा नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट थोड़ी छूट पब्लिक के हाथ में दे रही है तो उसके पब्लिक के बीच में भी कंपटीशन होने की वजह से क्या रहेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमें अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी करनी है। सो इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया आर फॉलोइंग mixed economy. We so far studied about market system, socialist system and mixed economy as deciding factors, right, for economic decision and distribution of resources. There is no country in the world today where there is absolute market system or socialist system. बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो या फिर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल, ऐसा तो एक भी कंट्री आज की दुनिया में नहीं है। बोथ द सिस्टम हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल फीचर्स एंड हैव असिमिलेटेड इनटू मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर कोई कंट्री में गवर्नमेंट कंट्रोल है या कम कंट्रोल, लेकिन दोनों ने अपना अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो के मिक्स्ड इकोनॉमी में ही कन्वर्ट कर दिया है। मार्केट सिस्टम विटनेस इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफियरेंस, while socialist system witness economic relaxation and economic liberalization. देखा, अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो सोशलिस्ट सिस्टम ने ये सारी चीज़ें देखी है, वेर एज मार्केट सिस्टम ने स्टेट इंटरफियरेंस और एलिमेंट्स को भी देखा है, प्लानिंग एलिमेंट्स को भी देखा है। बट डीमेरिट्स आर ऑल्सो विटनेस्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों पे कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत सारी इश्यूज अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, inconsistent economic policy, low rate of growth and growth of economic development, etc. So these are the limitation of mixed economy also. क्या क्या कमियां दिखेगी हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के? जो बेनिफिट्स है वो सोशलिस्ट और उस दोनों के डीमेरिट्स जो थे, लिमिटेशन जो दोनों की थी, वो यहाँ पे बेनिफिट्स में आ जाएगी, और उनकी जो बेनिफिट्स वाली थी वो यहाँ पे लिमिटेशन बन के ठहर जाएगी। ठीक है बच्चे लोग। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 16, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Till that, I want all of you to complete your textual exercise in your notebook. I hope you all have enjoyed the chapter, dear students. Have a nice day.